बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शहजाद डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कोर्स के आगाज़ में लेक्चर 1 में आपके सामने मौजूद हूँ और आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता क्या है। इंट्रोडक्शन हम लेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का। तो आज के लेक्चर का जो एजेंडा है, जिस तरह से हम अपने लेक्चर को लेके चलेंगे, उसमें सबसे पहले हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को देखना है, उसके कुछ इश्यूज, उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे और उसके बाद जो हमारा पूरा ये कोर्स है उसमें जो मेजर हमने कंटेंट्स कवर करने हैं वो हम देखेंगे। साथ जो हम बुक फॉलो करेंगे उसको हम देखेंगे और उसके बाद आज के पहले लेक्चर की असाइनमेंट में आपको असाइन करूँगा। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा डिस्क्रीट को, चूँकि अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैं उनको अक्सर ये बात कहता हूँ कि हर जो टॉपिक है या हर सब्जेक्ट है उसमें उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रीट कहते कैसे हैं। तो वो जो कोटेशन है कि एन एक्शन इज़ लाउडर देन वर्ड्स, तो उसके साथ ये भी कहा जाता है एन इमेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उसी के तहत मैं आपके साथ एक ये इमेज शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें ज़रा, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड सो ऑन। तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ क्या हैं जो कि जंप करती हैं और उनके दरमियान बेशुमार वैल्यूज़ फर्दर भी हो सकती हैं। बात करने का मकसद यह है कि 10 और 9 के दरमियान 9.999 भी एग्जिस्ट करता है, 9.998 भी एग्जिस्ट करता है, 9.9, 9.7, बेशुमार वैल्यूज़ 10 और 9 के दरमियान आ सकती हैं। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होता है कि ये वैल्यूज़ विद वन ये जंप करती हैं और कॉन्टीन्यूस नहीं होती। इसके बरक्स अगर हम कॉन्टीन्यूस को देखें तो वो किस तरह की हो सकती हैं, ये आप दूसरी एक एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें ये जो हैंडल आपको या नीडल आपको नज़र आ रही है, ये हर पॉइंट को छू के गुजर रही है। ठीक है, अब फर्दर इसकी डिटेल्स को डिस्कस जब हम करेंगे तो आपको बात मज़ीद समझ आ जाएगी। जैसे मैथमेटिक्स में दो तरह की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, दो तरह का डाटा पाया जाता है, एक है डिस्क्रीट और एक है कॉन्टीन्यूस। तो डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट वैल्यूज़ आमतौर पे काउंटेबल होती हैं और डिस्क्रीट के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो काउंटिंग का यूज़ किया जाता है डिस्क्रीट वैल्यूज़ में। जैसे नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन अ क्लास 7, 13, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 2.5 बॉयज़, ऐसा नहीं कहेंगे, या 2.2 बॉयज़ नहीं कहेंगे। इवन के घर में अगर कुछ पर्सन्स अवेलेबल हों और उनमें से कोई एक ऐसा बेबी हो जो कि अभी न्यूली बॉर्न बेबी है, तो उसको भी हम 1 ही काउंट करेंगे, उसके लिए भी हम कोई और नंबर यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह के सारे जो नंबर्स हैं वो डिस्क्रीट नंबर्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, नंबर ऑफ़ गोल्स इन अ फुटबॉल गेम। तो फुटबॉल गेम में जो भी एक टीम अपोनेंट के अगेंस्ट गोल्स स्कोर करती है तो उसके लिए हम होल नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि टीम ने 2.5 गोल्स कर लिए, 1.5 कर लिए, 1.9 गोल्स कर लिए। वो अपोनेंट ने सरवाइव किया, गोल को सेव किया, बड़ा टफ चांस था तो उसके लिए हमने ये कहा जी 0.7 गोल स्कोर कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो ये कंप्लीट नंबर हम इसको डिस्क्रीट कहते हैं। फिर एक और एग्जांपल, द रिज़ल्ट ऑफ रोलिंग 2 डाइस। तो वो क्या आते हैं रिज़ल्ट्स? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अगर 2 डाइस को रोल किया जाए तो जो जो टोटल नंबर्स आते हैं वो भी डिस्क्रीट की एक एग्जांपल है। तो ये डिस्क्रीट और इसके अपोजिट जो एक वैल्यू आती है वो है कॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूस की कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और कॉन्टीन्यूस जो नंबर्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनके लिए हम काउंटिंग का वर्ड यूज़ नहीं करते बल्कि उसके लिए हम
मेजर का वर्ड यूज़ करते हैं, मेजरेबल उसे कहा जाता है। जैसे हाइट ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन को हम काउंट नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि इन वैल्यूज़ की जो सबसे ख़ास बात है, ये हर पॉसिबल नंबर से होके गुज़रती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर एक पर्सन की हाइट 4 फीट थी एट अ स्पेसिफिक एज, तो उसके बाद यूं कह लें कि उसकी जो हाइट है वो 4 फीट है। उसके बाद उसकी एक स्पेसिफिक टाइम में उसकी हाइट इंक्रीज़ हुई और 4.3 फीट हो गई। ठीक है। अब ये अब ये ऐसा नहीं है कि इसकी हाइट इस तरह से बड़ी हो कि जनाब 4 फीट के बाद 4.1 हुई, फिर 4.2 हुई। डेफिनेटली 4.1 भी हुई थी, 4.2 भी हुई थी, लेकिन 4 फीट के बाद उसने हर पॉसिबल स्मॉलेस्ट जो यूनिट ऑफ हाइट हो सकता है उसको उसने अचीव किया। ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको ये यूं कह लें कि वॉच का ये हैंडल दिखाया, ये हर पॉसिबल वैल्यू में से होके गुजर रहा है, हर पॉसिबल वैल्यू को अचीव कर रहा है। तो इसी तरह से जो हाइट ऑफ अ पर्सन होगी वो हर पॉसिबल वैल्यू गेन करेगी। ठीक है जी। लेंथ ऑफ अ लीफ, अगर कोई पत्ता है किसी पौधे का तो उसके जो पत्ते की लेंथ होगी वो भी कॉन्टीन्यूस वैल्यू है, मेजरेबल है। उसके अलावा वेट ऑफ अ बेबी, अब जो बेबी का वेट है वो भी कॉन्टीन्यूस वैल्यू है, मेजर उसे किया जाता है। कॉन्टीन्यूस से मुराद ये है कि अगर किसी बेबी का वेट अगर 10 केजी है और 10 केजी के बाद वो जनाब एक स्पेसिफिक टाइम में वो 20 केजी हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल विद इन 3 ईयर्स, विद इन 4 ईयर्स, तो एकदम से ऐसा नहीं है कि वो जनाब 10 से 12 हुआ और उसके बाद 15 हो गया और फिर 20 हो गया, बल्कि वो 10 के बाद हर पॉसिबल, कभी उसका थोड़ा वेट ज़्यादा हुआ होगा, कभी कम हुआ होगा। तो एक कॉन्टीन्यूस इसमें इजाफा और कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ होता है वेट में। तो इस तरह की सारी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ की एग्ज़ाम्पल्स हम कह सकते हैं। तो ये पहला वर्ड था डिस्क्रीट, जो कि हमारे सब्जेक्ट का एक कीवर्ड है, डिस्क्रीट। तो इससे आपको आइडिया होगा ये वाली वैल्यूज़ नॉर्मली ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि जंप करती हैं। इसको आप सादा सी ज़ुबान में कह सकते हैं कि ये वैल्यूज़ रुक रुक के अपना रिज़ल्ट शो करती हैं। ठीक है जी, कॉन्टीन्यूस नहीं है। अच्छा, ये तो पहला वर्ड था। उसके बाद जो सेकंड वर्ड हमारे कोर्स में शामिल है वो है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर आम तौर पे जब हम ज़ुबान में स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम किसी भी चीज़ की जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको भी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कई एक फीचर्स आ जाते हैं, इसमें टाइप आ जाती है, इसमें उसकी अरेंजमेंट आ जाती है। तो अब स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? A structure is an arrangement and organization of interrelated elements। ये इसकी बिल्कुल जनरल सी डेफिनेशन है, स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट। तो जनरल सी डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स। तो एनी मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कलेक्शन ऑफ डाटा टू अलाउ टू इट टू बी मैनिपुलेटेड इफेक्टिवली। तो अगर हम उसको डाटा के सेंस में बात करें तो एनी मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कलेक्शन ऑफ डाटा को किसी भी तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, किस पर्पस के लिए? उसको इफेक्टिवली मैनिपुलेट करने के लिए, उसके रिजल्ट्स, उसके मीनिंग डिस्प्ले करने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम इन दोनों कीवर्ड्स को यूज़ करें और इसकी कोई डेफिनेशन डिफाइन इसको करना चाहें तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इज़ द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर डिस्क्रीट रादर देन कॉन्टीन्यूस। और एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा कोर्स है ये 2-3 डिफरेंट नामों के साथ ये पढ़ाया जाता है।
एक तो इसका वो नाम है जो कि हम देख रहे हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। दूसरा, सेम कंटेंट्स के साथ इस कोर्स को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। तो मैथमेटिक्स में भी डाटा की बात होती है, तो स्ट्रक्चर्स भी आमतौर पे डाटा का हुआ करता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन को भी आप देखें तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इज़ द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से मुराद ये मैथमेटिकल डाटा, मुख्तलिफ टाइप का डाटा हो सकता है ना मैथमेटिकल। तो स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट है, ये डाटा डिस्क्रीट है रादर देन कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट को और कॉन्टीन्यूस को हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लिया, उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। तो इसकी एक और डेफिनेशन जो कि हमारी बुक जो हम यूज़ करेंगे उसके बारे में भी आपको भी मैं बताता हूँ। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इज़ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि किस चीज़ के लिए डिवोटेड है, किस चीज़ को डील करता है, स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सेट्स, नंबर्स, ठीक है। बस इस डेफिनेशन में एक वर्ड मैंने चेंज किया है, दैट इज़ स्ट्रक्चर। बुक में जो वर्ड था वो था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है जी। तो मैंने, चूंकि हमारे कोर्स का नाम भी स्ट्रक्चर है, तो उस रेलिवेंस के साथ मैंने इसको डेफिनेशन में भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कह दिया। तो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये कोर्स किस लिए, किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली बैकबोन ऑफ कंप्यूटर साइंस। सम स्टूडेंट्स और सम पर्सन्स में थिंक दैट कि मैथमेटिक्स का कंप्यूटर साइंस में क्या काम। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है कि जनाब वो अच्छा मैथमेटिशियन ना हो। इट मीन्स के अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट होने के लिए हमें एक अच्छा मैथमेटिशियन भी होना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ एक सर्टेन लेवल तक हमें मैथमेटिक्स का भी पता होना चाहिए। हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, हम लॉजिक डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करें, जैसा कि स्टूडेंट्स बेसिक कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ के आए होते हैं इस कोर्स को पढ़ने से पहले, तो हम फॉर लूप नहीं लगा सकते, फॉर कोई हम लूप नहीं लगा सकते। हर लूप एक काउंटर वेरिएबल के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो काउंटर क्या है, काउंटिंग। हम प्रॉपरली काउंटिंग की लॉजिक ही नहीं बना सकते अगर हम मैथमेटिक्स में स्ट्रांग नहीं है, ठीक है जी। तो जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली बैकबोन है, ये कोर कोर्स है कंप्यूटर साइंस का। Mathematical thinking is crucial for algorithms, artificial intelligence, and data sciences, and lot of other subjects. तो we have to think mathematically. हमें इस तरह से लॉजिक अपनी डिवेलप करनी है, हमें सीखना है, मैथमेटिकली सोचना सीखना है हमें। द पर्पज इज टू टीच हाउ टू थिंक लॉजिकली एंड मैथमेटिकली। और इस जो कोर्स है इसका पर्पज़ भी यही है कि स्टूडेंट को ये सिखाया जाए, उसको ये बताया जाए कि मैथमेटिकली कैसे सोचना है, किस तरह से हमने चीज़ों को मैथमेटिकली देखना है, लॉजिकली कैसे हमने चीज़ें देखनी है। इट इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर इम्प्रूविंग रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़। यहाँ तक के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो लॉजिक से डेवलप होंगी, और मैथमेटिक्स उसमें एक सपोर्टिव एलिमेंट है। तो ये वाला कोर्स एक टूल के तौर पे रोल प्ले करता है लॉजिक मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। और ये बात आप समझ लें और इसको अभी आप अपने जहन में बिठा लें कि मैथमेटिक्स के बगैर हम अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बन सकते, हम अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते, ठीक है जी। हम अच्छे डेटाबेस डेवलपर नहीं बन सकते। सिंपल वर्ड्स में ये कि हम कंप्यूटर साइंस में ग्रो नहीं कर सकते इफ़ वी आर नॉट अ गुड मैथमेटिशियन। तो हमें एक ख़ास लेवल तक मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। बेशुमार सब्जेक्ट्स
अगर हम रिसर्च की बात कर लें तो रिसर्च में हम अपनी कई एक थ्योरीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, उनका कोई और वे आउट किसी भी समटाइम्स हम किसी थ्योरी को प्रूव करने का कोई और तरीका नहीं होता, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो अब इस कोर्स में जो बुक्स हम फॉलो करेंगे वो मेजर 2 बुक्स होंगी। एक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस 7th एडिशन बाय केनेथ एच रोजन। तो एक बुक तो हमारी ये है जो कि मेनली हम फॉलो करेंगे, और दूसरी बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस 4th एडिशन बाय सुसाना एस एप। तो ये 2 बुक्स हैं जो हमने मेनली फॉलो करनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपने इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हमने पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हम देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक एंड रीजनिंग। तो ये एक हमारे कोर्स का मेजर पार्ट होगा। तो इसको मैं सिंपली आपसे थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर में, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, तो सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं। एक है एएलयू और दूसरा पार्ट है सीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सेकंड पार्ट इज कंट्रोल यूनिट। तो जो इसका पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो उसमें देखें इसमें 2 वर्ड्स हैं। यूनिट तो हो गया पार्ट, ठीक है जी। अरिथमेटिक क्या है? अरिथमेटिक है मैथमेटिक्स, ठीक है। और लॉजिक क्या है? रीजनिंग लॉजिक, जिसको हम उर्दू में मंतक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर इटसेल्फ इस टॉपिक पे कह लें कि बेस कर रहा है, ठीक है। और हमें इस बात का भी आइडिया है कि कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कंप्यूटिंग के मीनिंग देता है, कंप्यूट करने के मीनिंग देता है, कैलकुलेटिंग के मीनिंग देता है, अगर हम उसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा मैथमेटिकल लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसमें फर्दर कुछ और टॉपिक्स भी हैं, वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा टॉपिक स्पेसिफिक स्टार्ट होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी सिर्फ मेजर टॉपिक्स की बात करूँगा। उसके बाद सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब इसमें भी कई एक टॉपिक्स हम देखेंगे, चूँकि यहाँ पर मैं सिर्फ मेजर टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूँ और मेजर टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी को हम देखेंगे। उसके बाद नंबर थ्योरी एंड मेथड ऑफ प्रूफ्स हम देखेंगे। नंबर थ्योरी, नंबर्स कई तरह के उसमें आएंगे, और उसको नंबर्स को काउंट करना, कैलकुलेट करना, वैल्यूज़ को काउंट करना विद फ्यू टाइम, वो हम लर्न करेंगे। प्रूफ करना, मेथड्स उसके कई हम देखेंगे प्रूफ के। उसके बाद ग्राफ थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हर टॉपिक के फर्दर काफ़ी टॉपिक्स हैं, यूँ कह लें कि हर टॉपिक के 4-4, 5-5 फर्दर टॉपिक्स होंगे। उसके बाद बूलियन अलजबरा है, उसको हम देखेंगे। जो हमारे पास बाइनरी अलजबरा है उसको देखेंगे हम, और ट्रीज़ को देखेंगे। तो ये सारे हमारे वो मेन टॉपिक्स हैं जो हमने अपने इस कोर्स के दौरान कवर करने हैं। तो आज का चूँकि जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा सेशन है, ये इंट्रोडक्शन ही है सारा, तो इसमें कोई प्रॉपर हम टॉपिक स्टार्ट खैर नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा ये यूँ कह लें कि शॉर्ट ही इसको हमने रखा है। तो आज के पहले इंट्रोडक्टरी सेशन के बाद स्टूडेंट्स के लिए जो छोटी सी एक असाइनमेंट है, वो कोई बहुत ज़्यादा आपको वर्क नहीं उस पर करना पड़ेगा। आप नेट से सर्च कर सकते हैं, ख़ुद आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई लॉजिकल रीजंस आप दे सकते हैं। वो असाइनमेंट ये है कि आपने ये देखना है व्हाट प्रॉब्लम्स कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स कुड फेस इफ़ दे आर वीक इन मैथमेटिक्स। तो इसकी आपने कुछ रीजंस देनी है, और साथ आपने प्रॉब्लम्स बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके लिए आप नेट से सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप कोई और डिस्कशन कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, सीनियर्स से पूछ सकते हैं।
तो बहरहाल इसके लिए कोई लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आप 5-10 सफ़े इसके भरें, कोई एक आध पेज भी काफ़ी है, कोई 2-4-5-7 लॉजिकल पॉइंट्स, लॉजिकल रीजंस अगर आप निकाल लेते हैं तो आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हो जाएगी। तो आज के लिए इंशाल्लाह ताला इतना ही। तो फिर इसके बाद हमारे प्रॉपर जो टॉपिक्स हैं वो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह मिलेंगे। फॉर टुडे इट इज़ इनफ। तो टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।